हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन को देखेंगे दोस्तों। इसमें पहला टॉपिक है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। तो दोस्तों हम लोग एग्ज़ाम को देखते हुए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दोस्तों दिसंबर लास्ट वीक में होने वाला है। तो हम लोग बस जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करेंगे, बस जो इंपॉर्टेंट होगा वही देखेंगे दोस्तों। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, संस्था का नियोजन एवं प्रबंधन, ठीक है, की आवश्यकता एवं महत्व। तो पहले देखेंगे हम लोग दोस्तों, पहले देखेंगे नियोजन की परिभाषा, फिर प्रबंधन की परिभाषा, फिर संस्था का नियोजन एवं प्रबंधन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक, देखते हैं दोस्तों। लिखा है पहला यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे जरूर पढ़िए। पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है संस्थागत नियोजन प्रबंधन तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है संस्थागत, दूसरा है नियोजन, तीसरा है प्रबंधन। ठीक है, तो संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन कितने शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों? तो तीन, संस्थागत, नियोजन और प्रबंधन। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रबंधन की परिभाषा। ये देखिए यहाँ पे दी हुई है, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। इसे देखें दोस्तों, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। आगे बढ़ते दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन की परिभाषा। तो पहली परिभाषा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एमवी बुच के अनुसार एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना संस्थागत योजना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये नहीं याद हो रहा तो आप ये याद कर लीजिए। इसके दुबे के अनुसार दोस्तों, संस्थागत योजना राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत घोतक है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको बस इतना याद करना है, सबसे पहले नियोजन की परिभाषा दोस्तों याद करनी है। ठीक है, सबसे पहले नियोजन की परिभाषा, फिर क्या कहते हैं आपको, ये प्रबंधन की परिभाषा, फिर और कितने, ये संस्था का नियोजन प्रबंधन कितने शब्दों से मिलकर बना है ये देखना है। जो जो इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं बस उसको बता रही हूँ बस आपको। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, और इसी तरह देखना दोस्तों, संस्था का नियोजन, संस्थागत प्रबंधन एवं नियोजन की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। चाहे ये याद कर लीजिए, चाहे ये वाली याद कर लीजिए, आप कोई भी याद कर लीजिए। ठीक है, एक लेकिन याद कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे संस्थागत नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व। तो पहला दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। ठीक है, निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर कार्य के अंदर पूर्ति की संभव है। ठीक है, मतलब समय सीमा के अंदर कार्य हो जाता है दोस्तों। इसी तरह संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति संभव होती है, समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है व उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। आगे देखते हैं, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, इसमें कई दिया हुआ है, आप इसमें से 4-5 तो जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ ये देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्थागत नियोजन और प्रबंधन के चरण। ठीक है, पहला है आवश्यकताओं की पहचान, दूसरा है प्राथमिकताओं का निर्धारण, तीसरा है उद्देश्यों की स्पष्ट रूपरेखा, चौथा है लक्ष्य पूर्ति के अनुमानित समय समय चरण, अगला है चरणबद्ध मूल्यांकन, फिर पश्च पोषण, फिर कार्य नीति में सुधार, लास्ट वाला है मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये देखेंगे, बहुत बार पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देख लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया तथा इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है। तो दोस्तों पूछा प्रबंधन के कितने अंग है, तो नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन, नियंत्रण। इसको दोस्तों आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन, नियंत्रण। पूछता है प्रबंधन कितने अंग है, तो यही प्रबंधन के अंग है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक, देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं ऊपर। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, इंसान जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की सफलता
उत्तम प्रबंधन पर निर्भर करती है, इसलिए शिक्षा जगत की सफलता उसके प्रबंधन पर निर्भर करती है। ठीक है। ओलिवर एंड शेल्डन के अनुसार के शब्दों में प्रबंधन विद्यालय की वह जीवन दायिनी शक्ति है जो संगठन की शक्ति देता है, संगठन को शक्ति देता है, संचालित करता है एवं नियंत्रित करता है। इस प्रकार प्रबंधन व्यक्तियों के कार्य कराने की एक कला तथा विज्ञान है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था प्रबंधन क्या है, तो प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की कला तथा विज्ञान है। तो प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है। इसमें व्यक्तियों तथा कार्यकर्ताओं से समूह में संगठित रूप से निर्धारित समय में कार्य करा जाता है तथा सामूहिक क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों आपने प्रबंधन के अंक तो पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, ठीक है, एवं परिभाषा। ठीक, तो देखते हैं। एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, निर्देशन एवं समन्वय करने को प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, अर्थात विद्यालय प्रबंधन से आशय है विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों से समन्वय स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद करना है। यहाँ से पूछा है विद्यालय प्रबंधन से क्या आशय है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके दोस्तों आपको इतना याद करना है। ठीक है, तो विद्यालय प्रबंधन से आशय है, क्या आशय है, विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना ही विद्यालय प्रबंधन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन में प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन, शिक्षण आदि निहित है। इन सबको गतिशील बनाए रखने में प्रबंधक की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, एक सफल प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन में निम्न विशेषताएं होती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा है विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं बताइए, तो आप लोग यही बताएंगे। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो, विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो, राष्ट्र की सामाजिक, राजनैतिक तथा दार्शनिक नीतियों एवं मूल्यों के अनुरूप हो, विद्यालय प्रबंधन में सक्षमता हो, शिक्षा के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयास हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई दोस्तों आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। ठीक, तो क्या है, शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति। ठीक है, मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, विद्यालय संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन तथा संयोजन करना, विद्यालय में सहयोग की भावना लाना तथा जटिल कार्यों की सुगमता, विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना, शिक्षा संबंधी प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए समुचित व्यवस्था करना। ठीक दोस्तों, इतनी बात समझ में आई आपको। अब आगे देखते हैं दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन बहुत व्यापक एवं विस्तृत है और इसके अंतर्गत वे सभी शैक्षिक परियोजनाएं आती हैं जो प्रजातंत्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं। विद्यालय प्रबंधन का संबंध विद्यालय प्रणाली के सभी सदस्यों से है, जैसे प्रधान एवं छात्र का संबंध, छात्र एवं अध्यापक वर्ग का संबंध, विद्यालय एवं समाज का संबंध, कर्मचारी एवं अध्यापक वर्ग का संबंध, प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक का संबंध, विद्यालय एवं राज्य का संबंध, इससे संबंधित कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व को देखेंगे। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के लिए उसके मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए तथा अन्य आवश्यक साधनों की भी व्यवस्था करने का सफल प्रयास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें तो 2-3 महत्व तो याद ही कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, दिया संस्थागत योजना राष्ट्र निर्माण में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत घोतक है। दोस्तों अभी आपको बताया ना, एसके दुबे जी इस कथन को कहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पूछा है संस्थागत नियोजन का अर्थ, प्रबंधन की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये मैंने अभी सब आपको करा दिया, ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, प्रबंधन किसी न किसी रूप में मानव जीवन में समाहित रहता है। जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास करता रहा। इन्हीं सामूहिक प्रयासों ने सहभागिता की प्रवृत्ति का विकास किया। इसी के फलस्वरूप संगठन का प्रत्यक्ष रूप सामने आया। आज हमारी आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं तथा संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रबंधन का महत्व और अधिक बढ़ गया है।
मतलब दोस्तों यहाँ पे प्रबंधन का मतलब ये है, जैसे कम संसाधन है दोस्तों तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसा प्रबंध करना कि जो अगर कम संसाधन है तो वो लेकिन वो सबके काम आ सके। जैसे दोस्तों विद्यालय में एक डस्टर है तो दोस्तों जैसे एक डस्टर है एक कक्षा में, तो तब तक एक कक्षा में क्लास चले, मतलब बच्चे पढ़ें, तब तक दूसरी कक्षा वाले बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ कर लें, खेल लें। नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन ही शैक्षिक प्रबंधन के रूप में समझा जा सकता है। शैक्षिक प्रबंध एक विशेष क्रिया है मानव समूह तथा संस्थाओं के संचालन के लिए, अर्थात विद्यालय के कर्मियों तथा विद्यालयी संस्था के संचालन के लिए शैक्षिक प्रबंध का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इस तरह दोस्तों देखते हैं प्रबंधन के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए हेनरी फ्योल ने कहा है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। टेलर के शब्दों में वैज्ञानिक प्रबंधन आधारभूत सिद्धांत हमारे साधारण से साधारण व्यक्तिगत कार्यों को लेकर हमारे विशाल नियमों को कार्यों को तक लागू होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए विद्यालय प्रबंधन। शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई विद्यालय तथा विद्यालय प्रबंध की मूल इकाई कक्षा होती है। ठीक है, कक्षा में देश के भाग्य का निर्माण होता है। शिक्षा द्वारा भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के अतिरिक्त भविष्य के विकास का प्रयास किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा, तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। तो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र देखिए दोस्तों, शिक्षा के निर्माण का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था। दोस्तों आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र हैं। ठीक, शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। ठीक, आगे दोस्तों देखते हैं। हाँ, विद्यालय प्रबंधन के कार्य। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यालय प्रबंध क्षेत्र के कार्य। ठीक है, तो पहला क्या है, विद्यालय प्रबंध के उद्देश्यों का निर्माण। पहले दोस्तों ये उद्देश्य बनाए। ठीक है, फिर शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय। ठीक, विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का क्रमिक संगठन, पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन, विभिन्न सेवाएं जैसे भवन का उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप 4-5 याद कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं दोस्तों भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन दोस्तों नाम सुनते ही आपकी सबसे पहले नज़र चौक, डस्टर, श्यामपट्ट हो गया दोस्तों, विद्यालय भवन हो गया। ठीक है, टॉयलेट हो गया। ठीक है, ये सब में क्या है दोस्तों, वो तो भौतिक संसाधन है। ठीक है, देखते हैं। विद्यालय निसंदेह एक विद्या मंदिर है, अतः हमें ऐसे वातावरण चाहिए जिसमें छात्रों तथा शिक्षकों की शारीरिक तथा मानसिक शक्ति पूरी तरह कार्य कर सके। विद्यालय का भवन तथा कक्षा के कमरे सुरम्य तथा मनोहरी होने चाहिए दोस्तों, जो छात्रों को सहसा अपनी ओर आकर्षित कर लें। स्वास्थ्य वर्धक वातावरण का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि छात्र अपने समय का अधिकाधिक भाग विद्यालय में ही व्यतीत करे। ठीक है, इसी तरह देखते हैं दोस्तों, विद्यालय में भौतिक संसाधनों के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं, जिसका सूक्ष्म वर्णन यहाँ किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या है दोस्तों, देखिए विद्यालय भवन, विद्यालय छात्रावास भवन, विद्यालय प्रयोगशाला भवन, विद्यालय पुस्तकालय भवन, खेल का मैदान, फर्नीचर जैसे डेस्क बेंच। ठीक है, शैक्षिक उपकरण जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, विद्यालय स्वच्छता, शौचालय, पेयजल। ठीक, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब भौतिक संसाधन है। ठीक, विद्यालय के भौतिक संसाधन। अगर दोस्तों आपसे पूछता है कि विद्यालय के भौतिक संसाधनों के नाम लिखिए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय भवन साधारण तथा सुंदर ढंग से बना हुआ विद्यालय का भवन छात्रों के स्वास्थ्य, काम करने की शक्ति तथा चरित्र पर अपूर्व प्रभाव डालता है। विद्यालय की स्थिति नगर में नगरीय साधन आबादी से थोड़ा दूर हो तो उत्तम रहता है, क्योंकि दोस्तों अगर थोड़ा सा नगर से दूर रहेगा तो बच्चों को मतलब कि वहाँ के जैसे नगर में चिल्लाहट, शोरगुल आदि मचता है तो विद्यालय तक वो नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, अगर दूर रहेगा तो। उपनगरीय बस्ती में एक गांव में एक संबंध में कोई कठिनाई नहीं होती। विद्यालय भवन पश्चिम से दक्षिण दिशा में उत्तम होता है। कौन सी दिशा में दोस्तों, पश्चिम से दक्षिण, बहुत इंपॉर्टेंट, पश्चिम से दक्षिण। ठीक, इसका लाभ यह होगा कि जहाँ शीतकाल में धूप सीधे छात्रों की उपलब्ध होगी, वहीं ग्रीष्म में सूर्य का प्रकाश सीधे भवन में प्रवेश नहीं करेगा। ठीक, तो हम दोस्तों ये दिशा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, पश्चिम से दक्षिण पूर्व,
ठीक है, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में विद्यालय हो तो ज़्यादा उत्तम है। ठीक है, विद्यालय भवन के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे IEHUTLY आकार प्रमुख है। इसमें ई आकार अधिक व्यवहारिक होता है। विद्यालय भवन की नींव का धरातल ऊंचा होना चाहिए, जिससे वर्षा के दिनों में पानी के आसपास न भरे। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों ठीक है, सड़क वड़क पे पानी भर जा रहा है, लेकिन अगर विद्यालय में पानी चला जाएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो भले ही सड़क पे पानी भर रहा है, बच्चे किसी न किसी विद्यालय किसी तरह विद्यालय तो आ ही जाएंगे, लेकिन हमारा जो विद्यालय भवन है थोड़ा ऊंचे बना होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यथासंभव विद्यालय भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां आवागमन, बिजली, पानी की व्यवस्था सुगमता से उपलब्ध हो, अन्यथा छात्रों तथा शिक्षकों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, विद्यालय वस्तुतः एक आदर्श संस्था होती है। यहाँ जितना भी अधिक सुंदर होगा, बालक उसके पर्यावरण में रहने के लिए उन्मुख होंगे। ठीक है, अतः एक अक्षय विद्यालय भवन की आवश्यकताएं निम्नलिखित भागों में बांटी जा सकती हैं। ठीक, विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान का होना, सही बात है। संस्था का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में होना, वैज्ञानिक ढंग से बनावट हो, सामर्थ्य तथा उपयोगिता, कम लागत तथा लचीलापन हो। ठीक है, विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाना चाहिए। विद्यालय की सजावट होनी चाहिए, ठीक, ताकि बच्चे देखकर आकर्षित हों दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय भवन की योजनाएं। भारत की आर्थिक सीमाओं में जहां शिक्षा पर कुल आय का 4% व्यय हो, जहां विद्यालय भवन निर्माण के पहले अनेक प्रश्न उठते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग आधे से अधिक विद्यालय बिना भवनों के चलते हैं। जहां भवन है वहां प्राथमिक आवश्यकताएं अर्थात शिक्षक के बैठने की व्यवस्था नहीं, टाट पट्टी नहीं, श्यामपट्ट नहीं, और यहाँ तक कि छात्रों के पीने की पानी की भी सुविधा नहीं है, तथा आलीशान भवन की बात कल्पना मात्र प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, तो यही सब दोस्तों, तो उसके लिए ये सब क्या कहते हैं प्रॉब्लम थी दोस्तों, इसके लिए कुछ योजनाएं आई। विद्यालय भवन के संदर्भ में दो विचार है। प्रथम विचार के अनुसार भवन आलीशान व विभिन्न उपकरणों से पूर्णतः सुसज्जित हो। इसके विपरीत विचारधारा के अनुसार एक वृक्ष एक विद्यालय ही आर्थिक सीमाओं में साधारण परंतु हमारी सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला विद्यालय सर्वथा उपयुक्त है। भविष्य के विस्तार की संभावना है। भवन विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करता है। अमेरिकन नेशनल काउंसिल ने एक छोटे से विद्यालय भवन के क्षेत्र के बारे में कहा है। किसी विद्यालय भवन के लिए 1000 विद्यार्थी हों, 20 एकड़ भूमि तथा 50 विद्यार्थियों के लिए 1 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए, विद्यालय पुस्तकालय भवन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। पुस्तकों के संदर्भ में कहा गया है, पुस्तकें मात्र कागज और स्याही नहीं होती, वे व्यक्ति के अधिकतम छात्रों के साथी हैं जिन्होंने सर्दियों से ऋतुओं के प्रभाव को सहा है और वे अनंत और अग्रसर हो रही हैं। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है, पुस्तकालय को। ठीक है, लाइब्रेरी को, जहाँ शिक्षकों और छात्रों के ज्ञान की अंतःक्रिया होती है, स्पंदन सुनाई देता है। यह बौद्धिक प्रयोगशाला है जहाँ बौद्धिक क्रियाओं पर विभिन्न विद्वानों के ज्ञान का पठन तथा मनन व परीक्षण होता है। पुस्तकालय के कार्य दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या हैं। पुस्तकें शिक्षकों के अनुदेशन कार्य में सहायता देती हैं। यही विभिन्न विषयों पर पुस्तकें तथा संदर्भ पुस्तकें ज्ञान में वृद्धि करती हैं। विद्यार्थियों के स्वाध्याय को बढ़ावा देती हैं दोस्तों पुस्तकें। पुस्तकालय पढ़ने की आदतों को पुस्तकालय के माध्यम से विकसित किया जाता है। पुस्तकालय अच्छी साथी के रूप में पुस्तकों को पढ़ने को प्रोत्साहित करता है। यह पाठ्यक्रम के संपादन का कार्य करता है। बालकों में शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों आदि के उचित प्रयोग की कुशलता विकसित करता है। ठीक है, विद्यालय में पुस्तकालय के सुधार के उपाय देखते हैं दोस्तों। पहला है पुस्तकालय भवन के लिए अलग से आकर्षक भवन की व्यवस्था। ठीक है, पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे अच्छे से बैठ के पढ़ सके दोस्तों। पुस्तकालय में छात्रों के लिए नवीन उपयोगी पुस्तकों व पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाए। पुस्तकालय का रख रखाव अच्छा होना चाहिए जिससे पर्याप्त अलमारियां हो। विद्यार्थी नियमित रूप से पुस्तकें देने की व्यवस्था की जाए। पाठ्य पुस्तकों व अन्य पुस्तकों के वितरण के लिए विभाजन किया जाए। ठीक है दोस्तों, आप इसमें से 4-5 याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
खेल का महत्व देख लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है ये। खेल का बालकों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। खेल की क्रियाओं द्वारा स्वास्थ्य शरीर का विकास होता है। खेल शिक्षा की पूरक क्रिया मानी जाती है। खेल का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझ सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सामाजिक सक्षमताओं के विकास की दृष्टि से, शिक्षा में विकास की दृष्टि से, सकारात्मक सोच एवं सहनशीलता की दृष्टि से, छात्रों की सृजनात्मक क्षमताओं के विकास एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से, छात्रों के स्वास्थ्य के अनुरक्षण एवं विकास की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। शैक्षिक उपकरण, शैक्षिक उपकरण कौन कौन से दोस्तों? जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र। ठीक है, यही है दोस्तों। ठीक है, मानचित्र, रेखाचित्र एवं आकृतियां, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि। ठीक है, विद्यालय स्वच्छता, स्कूल सैनिटेशन। ठीक है, स्वच्छता बालक के जीवन का एक अनिवार्य गुण है। बालक को अपने घर के साथ साथ अपने विद्यालय में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय की स्वच्छता हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विद्यालय की दीवारों को साफ करना चाहिए जिनमें उन पर धूल तथा जाले आदि न रहें। सफाई के साथ सभी खिड़कियां तथा दरवाजे खोल देने चाहिए जिससे धूल उड़कर इधर उधर की वस्तुओं पर ना आ जाए, क्योंकि धूल का फेफड़ों में प्रवेश करके स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। ठीक है दोस्तों, इसे देख लीजिएगा दोस्तों। आप लोग आगे बढ़ते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसको हम लोग देखते हैं हमारे। अच्छा दोस्तों, देखते हैं मानवीय क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यालय मानवीय प्रबंधन मानवीय संसाधन कौन कौन से? तो ये देखिए, शिक्षक, अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र और समुदाय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानवीय प्रबंधन की विशेषताएं। मानवीय संसाधन के प्रबंधन को योग्यता के अनुसार विभाजन संभव है। ठीक है दोस्तों, मानवीय संसाधन के प्रबंधन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता का बोध होता है। मानवीय संसाधन के प्रबंधन के द्वारा शिक्षा, विद्यालय तथा समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया है दोस्तों, देखिए मानवीय प्रबंधन के अंक पूछा है क्वेश्चन भी, तो प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र और समुदाय। ठीक, आगे देखते हैं। लिखा है प्रधानाध्यापक की बहुआयामी भूमिका, सुगमकर्ता के रूप में, कुशल प्रेरणादायक के रूप में, नेतृत्व की क्षमता के रूप में। दोस्तों, विद्यालय में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसके लिए जो पुरस्कार वितरण किए जाते हैं वो सब कौन कराता है? प्रबंधक कराते हैं। और क्या कहते हैं, शिक्षक की नियुक्ति कौन कराता है? प्रबंधक, ये प्रधानाध्यापक कराते हैं। ये सब दोस्तों प्रधानाध्यापक के कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के गुण देख लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है DL4 4 सेमेस्टर के पेपर में। एक सफल अध्यापक एक छात्र प्रेमी होता है तथा वह विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को सफल करने में तत्पर रहता है। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों, अन्य विद्यार्थियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। अध्यापक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। ठीक है, अध्यापक का समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। समाज के कार्यक्रमों में अध्यापक समुचित सहयोग प्रदान करना चाहिए। ठीक है, जो अध्यापक है दोस्तों उसको मनोवैज्ञानिक व व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अध्यापक में कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता होती है। ठीक है, अध्यापक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक होना चाहिए। शिक्षा के प्रमुख कार्य देख लेते हैं दोस्तों। छात्रों के बारे में पर्याप्त जानकारी रखकर उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहयोग करें। अपने छात्रों को उपयुक्त तथा उपयुक्त कक्षा कार्य एवं गृह कार्य दे कर समय से निरीक्षण करें एवं सुझाव दें। ठीक, अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमता अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं एवं खेलकूद में सहयोग प्रदान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें 3-4 याद कर लीजिए। ठीक है, कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिकाएं हैं? तो शिक्षक एक प्रबंधक तथा प्रशासक के रूप में, शिक्षक एक विषय विशेषज्ञ के रूप में, शिक्षक एक निर्देशक के रूप में, छात्रों का हितैषी मित्र जैसे आचरण रखना चाहिए शिक्षक को, छात्रों के लिए एक आदर्श होना चाहिए बच्चों के लिए, छात्रों को नेतृत्व प्रदान करना, शिक्षक एक कुशल शोधकर्ता के रूप में आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो जो इम्पोर्टेंट है हम केवल वही देखेंगे। हाँ, समुदाय की विद्यालय प्रबंधन में भूमिका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया है, इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन काल से ही समाज शिक्षा को प्रभावित करता आया है। जैसे समाज के आदर्श होते हैं, शिक्षा को वैसे ही अग्रसर होना पड़ता है।
आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण समाज में परिवर्तन होते रहते हैं और यह परिवर्तन शिक्षा को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए विद्यालय को समाज का एक लघु रूप कहा गया है। समाज शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन, शैक्षिक प्रक्रिया आदि को प्रभावित करता ही है और यह स्वयं भी प्रभावित होता है। इस दृष्टिकोण से समुदाय एक सक्रिय संस्था है, परंतु समुदाय स्वयं भी एक शिक्षा संस्था के रूप में बालक और व्यक्तियों को औपचारिक ढंग से शिक्षा प्रदान करता है। समुदाय का सहयोग, बालक बालिकाओं के नामांकन का दायित्व तो जन समुदाय को अपने ऊपर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों। विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को विद्यालय में पुनः लाने का सहयोग देना चाहिए। बालकों को घरेलू कार्यों से मुक्त कराकर विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित करना चाहिए। बच्चों की छात्रवृत्ति का धन उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं, गणवेश आदि पर खर्च करना चाहिए। विद्यालय की सफाई तथा रखरखाव में सहयोग करना चाहिए। शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। जन समुदाय को विद्यालय में लगे हैंडपंप की देखरेख तथा विद्यालय के सुंदरीकरण की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। विद्यालय प्रबंधन में अध्यापक, अभिभावक एसोसिएशन तथा माता शिक्षक संघ की भूमिका। ठीक है। देखते हैं दोस्तों। अध्यापक, अभिभावक एसोसिएशन तथा माता शिक्षक संघ के छात्रों की बैठक के नियमित रूप से प्रतिभाग करना चाहिए और विद्यालय प्रबंध में सुझाव देना चाहिए। ठीक है। विद्यालय की विकास हेतु उसकी आवश्यकताओं की पहचान करके विद्यालय के भौतिक परिवेश, साज सज्जा, बागवानी आदि के रखरखाव में सक्रिय सहयोग प्रदान करना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे के नामांकन और नियमित उपस्थिति पर निगरानी होनी चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं। ग्राम शिक्षा समिति से अपेक्षाएं। ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों को प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग करना चाहिए और वो स्वेच्छा से अपने विद्यालय के कुछ कार्यों को चुनना चाहिए। ठीक है। ग्राम की बाल गणना सही हो, इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बाल गणना में सहयोग देना चाहिए। बच्चों के 100% नामांकन ठहराव गुणात्मक शिक्षा प्रत्येक बच्चों के लिए सुनिश्चित कराने के लिए ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय सहयोग देना। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराने हेतु धन अथवा श्रम से सहयोग करना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शैक्षिक प्रबंधन। कक्षा कक्ष प्रबंधन का सामान्य अर्थ कक्षा कक्ष से संबंधित उपकरणों एवं उसकी भौतिक व्यवस्था से होता है। वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन का संबंध कक्षा कक्ष की भौतिक व्यवस्था एवं मानवीय व्यवस्था से लिया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग कार्नर देखते हैं दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पेपर में मतलब इवन मुझे लगता है कि हर बार पूछा गया। ठीक है। लर्निंग कार्नर देखते हैं। लर्निंग कार्नर का शाब्दिक अर्थ है सीखने का कोना। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय का वह स्थान विशेष जो सीखने में सहायता प्रदान करता है लर्निंग कार्नर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। ये आप याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया दोस्तों ये पेपर में। लर्निंग कार्नर का शाब्दिक अर्थ है सीखने का कोना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय का वह स्थान विशेष जो सीखने में सहायता प्रदान करता है लर्निंग कार्नर कहलाता है। यह वह स्थान है जहां शिक्षण अधिगम से संबंधित सामग्री सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ढंग से रखी जाती है, जिन्हें छात्र छूकर, देखकर एवं पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं। लर्निंग कार्नर ज्ञान वृद्धि में तो सहायक होता ही है, साथ ही साथ बच्चों में अवलोकन करने, निरीक्षण करने एवं निष्कर्ष निकालने के गुणों का विकास करता है। लर्निंग कार्नर में निम्नांकित सामग्री का संग्रह होता है, जैसे पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, कहानियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, कॉपी, पेंसिल, रंग आदि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षण में लर्निंग कार्नर निम्नलिखित रूप से उपयोगी होता है। लर्निंग कार्नर के माध्यम से गणित जैसे नीरस विषय को रोचक बनाया जा सकता है, जिससे छात्र उसमें रुचि ले सकते हैं। ठीक है। लर्निंग कार्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री का व्यवस्थित स्वरूप प्रदर्शित होता है, जो उच्च अधिगम स्तर के लिए आवश्यक है। लर्निंग कार्नर का प्रयोग प्रत्येक विषय के लिए कठिन उपकरणों को सरलता रूप में प्रस्तुत करने का किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये देखते हैं पाठ्य पुस्तक के लेखन संबंधी सुधार, दिक्सूचक, उपागम। ठीक है। चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए। पाठ्य पुस्तक सुस्पष्ट बोलचाल की सहज भाषा में हो। बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हों। बच्चों को अपने आप सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन के अवसर हों। पाठ्य वस्तुओं से बच्चों को प्रोत्साहित एवं जिज्ञासु बनाया जा सके। ठीक है।
पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तर अनुकूल होना एवं रोचक हो। पाठ्य वस्तु से मतलब दोस्तों अगर यहाँ पे क्वेश्चन एक ये बने कि पाठ्य पुस्तकों को कैसी होनी चाहिए, कैसी पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, तो उस रंगीन होनी चाहिए ताकि छोटे बच्चे देखकर उसको मतलब पढ़ें, ठीक है, उसमें रुचि लें ना। तो रंगीन होनी चाहिए, उसमें थोड़ा शब्द बड़े बड़े होने चाहिए, और क्या कहते हैं, उसे ऐसी हो कि बच्चों के स्तर के अनुकूल हो, जैसे बच्चा कक्षा 1 में तो उसके अनुकूल हो नहीं, ऐसे दोस्तों, ठीक है। पाठ्य पुस्तकें प्रत्येक बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। आइए हमारे विद्यालयों में किन किन पाठ्य पुस्तकों द्वारा पठन पाठन कराया जाता है दोस्तों। देखते हैं। कक्षा 1 में कलरव, क्या है कलरव, समेकित पुस्तक, भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन। कलरव में क्या क्या रहता है दोस्तों, भाषा, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन। दूसरा देखें कलरव, कक्षा 2 में कलरव, ठीक है, भाषा, समेकित, पर्यावरणीय अध्ययन और गिनतारा, ठीक है। इस तरह तीसरे में कलरव, गिनतारा, हमारा परिवेश भी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कार्य पुस्तिकाएं क्या हैं। आरंभिक स्तर से ही बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि उत्पन्न करने व स्वयं अधिगम एवं कल्पना शक्ति के विकास के अनुरूप उसकी संप्राप्ति में स्थायित्व के लिए प्राथमिक कक्षाओं में भाषा एवं गणित विषयों की अलग अलग कार्य पुस्तिकाएं विकसित हो गई हैं। बच्चों को विषय सामग्री का अधिक अभ्यास कराना ही कार्य पुस्तिकाओं को विकसित किए जाने का उद्देश्य है, ठीक है दोस्तों। शिक्षक संधिकाएं देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। पाठ्य पुस्तक में दोस्तों आप लोग निपुण सर्वे करने गए होंगे तो देखे होंगे, उसमें शिक्षक संदर्शिका आप लोगों ने उनसे मांगी होगी शिक्षक से। देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त शिक्षण विधाओं को शिक्षक आसानी से कक्षा में प्रयोग कर सके, इस दृष्टिकोण से शिक्षक संदर्शिकाओं की रचना की गई। शिक्षक संदर्शिकाओं में पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पन्ने को शामिल किया गया है जिससे शिक्षक को पढ़ाने में आसानी हो। शिक्षक संदर्शिकाओं में पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, प्रयुक्त सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रस्तुतिकरण की विधियां, रोचक गतिविधियां, अवलोकन, भ्रमण एवं प्रयोग आदि का विवरण शामिल किया गया है। पढ़ाने हेतु समय प्रबंधन का स्पष्ट विवरण है। शिक्षक संदर्शिकाओं में प्रत्येक पाठ के अंत में आपके लिए बॉक्स स्पेस दिया गया है जिसमें अध्यापक स्वयं नवीन विधियां लिख सकते हैं। शिक्षकों को अनुसमर्थन देने के लिए विषयवार सभी विषय संदर्शिकाओं के आरंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से शिक्षण युक्तियां, प्रयोग में अपनाए जाने वाली सावधानियां एवं स्वयं करके सीखने के अवसर का उल्लेख किया जाता है। तो दोस्तों मैं ऐसा करती हूँ आप लोग शिक्षक संदर्शिका को जरूर एक बार अच्छे से देखेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। वित्तीय प्रबंधन क्या है दोस्तों, वित्तीय प्रबंधन। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, पहला इसको देखेंगे हम लोग। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिए जाने वाला यह मुख्य अनुदान है। प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष 5,000 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रति 7,000 अनुदान के रूप में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों, विद्यालय अनुदान के लिए प्राथमिक विद्यालय में प्रतिवर्ष कितने पैसे आते हैं, तो 5,000 और उच्च प्राथमिक 7,000, ठीक है। इस अनुदान का प्रयोग विद्यालय जन कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है दोस्तों। विद्यालयों के उपकरणों की मरम्मत हेतु, बच्चों के बैठने एवं फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने में, आवश्यक स्टेशनरी कार्य करने में, विद्यालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार, घड़ी और खरीदने हेतु, ठीक है। विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु, विद्यालय सौंदर्यीकरण हेतु गमले एवं फूलों के पौधों की व्यवस्था करने हेतु, प्रधानाध्यापक कक्षा को सुरक्षित करने हेतु, ठीक है। TLM देखेंगे, TLM का फुल फॉर्म क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM ग्रांट, ठीक है दोस्तों। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक शिक्षक को 500 प्रतिवर्ष TLM अधिकतम शिक्षण निर्माण सामग्री के निर्माण हेतु दिए जाते हैं। शिक्षक को यह ध्यान दे रखना होता है कि निर्मित शिक्षण सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए नहीं वरन कक्षा शिक्षण में सहायक हो। आइए जाने विद्यालय शिक्षण सामग्री कैसी हो। अल्पव्ययी कम लागत वाली हो। कैसी हो दोस्तों, जिसमें कम पैसा लगे, ठीक है, सभी बच्चे छूकर प्रयोग कर सके और सीख सके, ऐसी होनी चाहिए। नष्ट हो जाने का भय ना हो,
पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु से संबंधित हो। ठीक है, जो भी आप टीएलएम बनाएं, टीचिंग लर्निंग बनाएं, बच्चों के पाठ्यक्रम तथा विषय वस्तु से संबंधित हो। ठीक है, अब देखते हैं विद्यालय रखरखाव अनुदान या अनुरक्षण अनुरक्षण अनुदान। शासन स्तर पर विद्यालय में टूट फूट, लघु मरम्मत एवं रखरखाव के लिए अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है। इसके अंतर्गत 3 कमरे तक वाले विद्यालयों के लिए 5,000 प्रति विद्यालय की दर से, 3 से अधिक कमरे वाले विद्यार्थियों के लिए 10,000 प्रति विद्यालय की दर से 2015-16 हेतु प्रस्तावित है। इस अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय के निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। ठीक है, विद्यालय की आवश्यकता अनुसार मरम्मत, रंगाई, पुताई, सफाई एवं सौंदर्यीकरण, विद्यालय के चारों ओर कटीले तार की बाउंड्री, विद्यालय भवन वाटिका का विकास। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं समय प्रबंधन। ठीक है, समय प्रबंधन हम दोस्तों केवल इम्पोर्टेंट देखेंगे यहाँ पे। पहले देख लेते हैं समय सारणी के प्रकार। पहले समय सारणी के प्रकार देखेंगे दोस्तों हम लोग। ये है समय सारणी के प्रकार। ठीक है, कक्षावार समय सारणी हो। ठीक है, कैसी हो? कक्षावार हो, ताकि बच्चों को पता चल सके कि अब मेरी कौन सी कक्षा चलने वाली है ना। उनको पहले से पता रहता है कि अब मेरी हिंदी कक्षा चलने वाली है, अंग्रेजी की, तो बच्चे भी उत्सुक रहते हैं कि हाँ अब मेरी ये कक्षा चलने वाली है। ठीक है, तो कक्षावार समय सारणी, अध्यापकवार समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की सारणी, अध्यापकों के रिक्त घंटों की समय सारणी, लिखित कार्यों के मूल्यांकन की सारणी। ठीक है, कार्य अनुभव और खेलकूद सदनवार समय सारणी। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम लोग समय सारणी के महत्व। समय सारणी विद्यालय के कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करके समय का सदुपयोग करती है। इसके द्वारा विभिन्न विषयों, क्रियाओं आदि पर उसके महत्व के अनुसार निर्धारित समय पर विभाजन करके विद्यालय के निर्धारित समय अधिकाधिक उपयोगी बनाया जाता है। यदि विद्यालय में समय सारणी नहीं है तो समय एवं शक्ति का दुरुपयोग होना स्वाभाविक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समय सारणी बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। शिक्षकों को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार विषयों के शिक्षण का ज्ञान प्राप्त हो, साथ ही तभी शिक्षकों पर समान भार पड़े। ठीक है, पढ़ने, खेलने और सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु उचित समय विभाजन। दोस्तों हाँ, बच्चों के पढ़ने के लिए जैसे मिड डे मील क्या कहते हैं, खाना खाने के लिए टाइम मिलता है, उसी तरह खेलने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, सबके लिए समय विभाजित हो। ठीक है, शिक्षकों के ना तो हाँ दोस्तों, शिक्षकों के ना तो लगातार उनको पढ़ाने के लिए ही ना उनके समय सारणी में मतलब समय दिया गया हो, लगातार उनके कार्य घंटे ना हो, और लगातार विश्राम ही नहीं, शिक्षक आराम ही कर रहे हैं, बच्चे अपना इधर उधर घूम रहे हैं ना। तो दोस्तों ये कहने का मतलब यहाँ ये है कि शिक्षकों के ना तो कार्य घंटे लगातार होने चाहिए और ना ही विश्राम के। ठीक है, समय सारणी बनाते समय शिक्षा विभाग के विभिन्न नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे विभाग द्वारा निर्धारित विषय और कालांश का विभाजन, प्रत्येक विषय के लिए कठिनाई स्तर अलग अलग होते हैं। कुछ विषय अधिक कठिन होते हैं जैसे गणित, विज्ञान इत्यादि। इन विषय अपेक्षाकृत सरल और रोचक होते हैं जैसे कला, भाषा, सामाजिक अध्ययन आदि। कठिन विषयों को समय सारणी में उस समय रखना चाहिए जब बच्चे कम थकान का अनुभव करते हैं और पढ़ने के लिए अधिक तत्पर रहते हैं। समय सारणी बनाते समय विद्यालय में उपलब्ध सभी मानवीय और भौतिक संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक कक्षा, कक्ष, प्रयोगशाला, भवन, उपकरण और क्रीड़ा स्थल की समय सारणी को प्रभावित करते हैं। इससे उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही समय सारणी का निर्माण करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समय सारणी के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। समय सारणी के 2-3 सिद्धांत दोस्तों, जैसे लोच का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत और विविधता का सिद्धांत। ठीक है, तो दोस्तों पूछा भी है समय सारणी के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो न्याय का सिद्धांत, ठीक है, न्याय का सिद्धांत है दोस्तों, विविधता का सिद्धांत है और लोच का सिद्धांत है दोस्तों। लोच का सिद्धांत ये दिया है। ठीक है, हम जानते हैं कि विद्यालय का, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछा है। ठीक है, हम जानते हैं कि विद्यालय के कार्यों को सुचारू और कुशलता से चलाने में समय सारणी एक साधन है। इस समय को कठोर नहीं होना चाहिए, इस साधन को कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों और अध्यापकों की विशेष आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए समायोजित किए जाने और परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब कि समय सारणी ऐसी हो कि उसमें परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, उपयुक्त सिद्धांत समय सारणी के को आधार प्रदान करते हैं। यदि बुनियादी सिद्धांतों का ज्ञान हो और उन्हें क्रियान्वित करने की चेष्टा हो तो समय सारणी बनाने कठिन कार्य आसान हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखेंगे पाठ्य सहगामी क्रिया
का प्रबंधन। हम सब इस बात से सहमत हैं कि बच्चों के व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, सही बात है, वरन उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देने उनको सामाजिक कुशलता में निपुण कर बनाने और उनके अंतर्निहित विभिन्न प्रकार के अभिरुचियों को विकसित और मुखरित करने के लिए विद्यालयों में खेल कूद, शैक्षिक कार्यक्रम जैसे वाद विवाद, निबंध आदि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी सत्र समारोह तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन होना आवश्यक है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे थोड़ी देर खेल भी लें, हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले लें, हाँ, यही सब है दोस्तों। मतलब पढ़ाई के साथ साथ कुछ क्रियाएं होना, वही पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। समाज का बच्चा ही हमारा भविष्य है, या बच्चे देश के महत्वपूर्ण संसाधन हैं, इनके विकास पर ही देश का विकास निर्भर है। अतः बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों साधनों की आवश्यकता है, ठीक है, स्वास्थ्य दोनों की आवश्यक है, मानसिक रूप से बच्चा सही रहे और शारीरिक रूप से दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब दोस्तों आप कर लेंगे, मुझे पता है। राष्ट्रीय पर्व तो पता है कौन कौन से हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ना। शैक्षिक भ्रमण पूछा है दोस्तों, शैक्षिक भ्रमण के क्या महत्व है दोस्तों, ये पूछा है पेपर में। शैक्षिक भ्रमण से बच्चों में सामाजिकता का गुण विकसित किया जाता है, बच्चों में नवीन ज्ञान और खोज करने की प्रवृत्ति जागृत होती है, सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है, ठीक है। शैक्षिक भ्रमण ध्यान देने वाली बातें, शैक्षिक भ्रमण से महत्वपूर्ण, शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है, मतलब ऐसी जगह बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाओ जहाँ से बच्चे कुछ सीखें, ठीक है। शैक्षिक योजना पूर्व से ही बना लेनी उचित है, संपूर्ण योजना पूर्व से ही बना लेनी चाहिए। शैक्षिक भ्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे को किसी निश्चित कार्य के लिए उत्तरदायी बना देना चाहिए। शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चों में सूक्ष्म अवलोकन करने का परामर्श देना चाहिए, ठीक है। बागवानी तो पता ही है आपको। सत्रांत समारोह मतलब सत्र के अंत में होने वाला समारोह, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यालय अभिलेख के प्रकार, ठीक है, पूछा क्वेश्चन। सामान्य अभिलेख कौन कौन से, लॉग बुक, पीटीए मतलब अभिभावक शिक्षक संघ तथा ग्राम शिक्षा समिति, ठीक है, पंजिका, ठीक। अध्यापकों से संबंधित अभिलेख, उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक दैनिक मध्याह्न भोजन पंजिका, ठीक है। विद्यार्थियों से संबंधित मतलब कि उपस्थित पंजिका और विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र पंजिका, विद्यालय प्रवेश लेने के अभिलेख, ठीक है, यही सब होंगे दोस्तों। उपकरण संबंधी अभिलेख कौन कौन से हैं, अप्रयोज स्टाफ पंजिका, विद्यालय पुस्तकालय पंजिका, खेलकूद संबंधी सामान के स्टॉक और जारी करने की पंजिका। पूछा है वित्तीय अभिलेख, तो दैनिक रोकड़ा बही, खाता बही, दैनिक रोकड़ बही और खाता बही, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय अभिलेख के प्रकार दिया है दोस्तों। विद्यालय अभिलेख विद्यालय का इतिहास होते हैं। विद्यालय अभिलेखों से तात्पर्य विद्यालय की सभी सूचनाओं एवं तथ्यों को फाइल तथा रजिस्टरों में रखने से है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ग्राम शिक्षा समिति आय व्यय पंजिका, ग्राम शिक्षा समिति का खाता ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के संयुक्त रूप में होता है। इस धन को दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही दोनों द्वारा ही बैंक से निकाला जाता है तथा दोनों की सहमति के आधार पर ही खर्च किया जाता है। इस निधि में कक्षा निर्माण, रंगाई पुताई तथा अन्य विद्यालयी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन से विद्यालय जिससे विवरण प्रधानाध्यापक को रखना चाहिए तथा प्रधान के हस्ताक्षर ने भी इस रजिस्टर में किया जाना चाहिए। ग्राम शिक्षक समिति बैठक पंजिका बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखते हैं। शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम सभा का प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ग्राम सभा का प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होता है। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों में से 3 छात्रों के संरक्षक या अभिभावक, जिसमें एक महिला होती है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिसमें एक महिला होती है। उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक इस समिति का सचिव होता है। सचिव कौन होता है,
तो प्रधानाध्यापक होता है और अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम 3 अभिभावक जरूरी होते हैं, जिसमें से 1 महिला जरूरी होती है, ठीक है। ग्राम शिक्षा समिति पंजिका में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा बनाई गई बैठकों, किए गए कार्यों आदि का विवरण रहता है। जैसे प्राथमिक विद्यालय के भवनों में सुधार तथा मरम्मत का सुझाव देना, विद्यालय के उपकरणों में सुधार का सुझाव देना, प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण परीक्षण, शिक्षकों की उपस्थिति और समय से आने के विषयों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्टिंग देना, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों मातृ शिक्षक संघ। मातृ शिक्षक संघ में 15 से 20 छात्र एवं छात्राओं की माताओं का संघ सदस्य बना जाता है, जिससे वे अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकें, उनको शिक्षा का महत्व समझा सकें, उनके मन में शिक्षा के संबंध में उठने वाली भ्रांतियों को दूर किया जाता है। विद्यालय में 100% नामांकन में उनकी प्रमुख भूमिका होती है, उनको 100% नामांकन के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रत्येक माता सदस्य को इस रजिस्टर का हस्ताक्षर करना होता है। सारांशतः मातृ शिक्षक संघ का उद्देश्य बच्चे स्वच्छ वेशभूषा के साथ सुथरे ढंग से आएं, ठीक है। अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका। अभिभावक शिक्षक संघ निर्माण शैक्षिक समस्याओं एवं शिक्षा की सूचनाओं को छात्रों के अभिभावकों तक पहुंचाने हेतु की गई। इस पंजिका में 15 से 20 अभिभावकों का हस्ताक्षर प्रतिमाह बैठक के समय कराई जाती है। इसकी बैठक प्रतिमाह होती है। बैठक में जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उनके हस्ताक्षर पंजिका पर कराए जाते हैं। प्रतिमाह विद्यालय में बैठक आयोजित की जाती है तथा उनमें शैक्षिक समस्याओं एवं उनके समाधान पर विचार किया जाता है। जैसे 100% नामांकन की समस्या, छात्रों के विद्यालय देर से आने की समस्या एवं विद्यालय में ठहराव की समस्या। इस संघ का उद्देश्य भी यही है कि अभिभावकों को बच्चों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, शिक्षक डायरी क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। शिक्षक डायरी, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यापक डायरी से तात्पर्य उस अभिलेख से है जिसमें एक अध्यापक वर्ष भर की गतिविधियां दैनिक का लेखा जोखा दैनिक आधार पर रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अध्यापक डायरी से तात्पर्य उस अभिलेख से है जिसमें एक अध्यापक वर्ष भर की गतिविधियां का लेखा जोखा दैनिक आधार पर रखता है, ठीक है। बुक बैंक पंजिका। विद्यालयों में बुक बैंक पंजिका की व्यवस्था रहती है। बुक बैंक से पुस्तकें पूरे सत्र के लिए भी प्रदान की जाती है, ठीक। MDM वितरण पंजिका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा शब्द अंग्रेजी के डिजास्टर का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है सहसा बड़े पैमाने पर जान और माल के नुकसान से आपदाएं। 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदाएं दोस्तों और मानव निर्मित आपदाएं, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं इसे क्या कहते हैं? भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, नहीं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक आपदाएं की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। मैं अपने से बता रही हूँ। प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव से मानव समुदाय की क्षति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसमें देख लेते हैं दोस्तों आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाएं, इसके अंतर्गत ये वाला दोस्तों, इसके अंतर्गत भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट तथा ज्वालानल, जंगल में आग आदि आपदाएं होती हैं। कहने का तात्पर्य जिन आपदाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता उन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इन्हें दैवीय प्रकोप भी संज्ञा दी जाती है। डेंगू, प्लेग, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे विभिन्न संक्रामक रोगों का महामारी के रूप में फैलना प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ही आता है। मानव निर्मित आपदाएं मानव द्वारा उत्पन्न की गई आपदाएं मानव निर्मित आपदाएं कहलाती हैं, जैसे युद्ध की विभीषिका, नाभिकीय विस्फोट और बमबारी आदि जैसे आपदाएं, ठीक। और दोस्तों एक जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, मेसिला आइसोसाइनेट, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल से मिग गैस के रिसाव से ट्रेजेडी हुई थी। वो भी क्या है दोस्तों? मानव जनित आपदाएं हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग बस वही को पढ़ेंगे बस, क्योंकि अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना। विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखते हैं। विद्यालय में प्रधानाध्यापक की बहुआयामी भूमिका है।
उसकी प्रत्येक भूमिका का उद्देश्य विद्यार्थी को ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें वह अपने आप को विद्यालय की शैक्षिक एवं अन्य गतिविधियों में स्वाभाविक रूप से संलग्न करते हुए उसके स्वाभाविक विकास की दशा को प्राप्त कर सके। ठीक है, यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि स्वाभाविक शब्द के प्रयोग का विशेष प्रयोजन है बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में दाखिल करवाना। निश्चित रूप से संविधान के अध्याय 3 धारा 21 के उपधारा 1 के रूप में प्रतिस्थापित शिक्षा के मूल अधिकार की व्यवस्था अनिवार्यता है, परंतु इस अधिकार के सफल शिक्षा की निर्धारित प्रक्रिया को विद्यार्थी द्वारा स्वाभाविक रूप से अंकित किए जाने पर निर्भर करती है। इसी दृष्टि से प्रधानाध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर अर्थात विद्यालय स्तर पर इस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए अनुकूल दशाओं का निर्माण किया जाता है जिसमें बच्चे अपने शिक्षा संबंधी अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। इस स्तर पर नेतृत्व प्रधानाध्यापक का ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा इसे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विद्यालय प्रशासन और पर्यवेक्षण संबंधी कार्य, शैक्षिक क्रिया संबंधी कार्य, शिक्षकों संबंधी कार्य, छात्र वर्ग संबंधी कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा, नियोजन में शिक्षक की भूमिका और पर्यवेक्षण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समुदाय, समुदाय से तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो एक स्थान पर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहता है। समुदाय अंग्रेजी के शब्द कम्युनिटी का रूपांतरण है। ठीक है, इसलिए पारस्परिक सहयोग, जब व्यक्तियों का समूह किसी एक विशेष स्थान पर रहता है और सहयोग के बिना सार्वजनिक जीवन नहीं चल सकता, इसलिए कहा जाता है कि परिवार के बाद बालक का सामाजिकरण समुदाय तथा विद्यालय में होता है। जिस वर्ग के शब्दों में समुदाय से हमारा तात्पर्य सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले समूह से है, इनमें सब प्रकार के निहित विभिन्न तथा जटिल संबंध होते हैं। ये सामान्य जीवन परिणाम होते हैं या उनके जो शब्द निर्माण करते हैं। दूसरा देखते हैं दोस्तों, मैकावर के अनुसार जब भी कभी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हैं, वे किसी विशेष स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते हैं, वे केवल सामान्य जीवन की दशाओं में ही रहते हैं, उसे समुदाय कहते हैं। दोस्तों आप लोग समुदाय की एक परिभाषा जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, समुदाय की विद्यालय प्रबंधन में भूमिका। प्राचीन काल से ही समाज शिक्षा को प्रभावित करता है, जिससे समाज के आदर्श एवं उद्देश्य होते हैं शिक्षा को वैसे ही मोड़ना पड़ता है। आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण समाज में परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन शिक्षा को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए विद्यालय को समाज का एक लघु रूप कहा गया है। समाज शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन, शैक्षिक प्रक्रिया आदि को भी प्रभावित करता है ही है और यह समाज स्वयं भी प्रभावित होता है। इस दृष्टि से समुदाय एवं शैक्षिक संस्था है, परंतु समुदाय स्वयं भी एक शिक्षा संस्था के रूप में बालक और व्यक्तियों को अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्रदान करता है। बालक की शिक्षा उसके परिवार से आरंभ होती है। बालक बड़ा होकर परिवार से बाहर व्यक्तियों के संपर्क में आता है। वह मोहल्ले तथा गांव अन्य बालकों के साथ खेलता कूदता है, मेलों में जाता है, जुलूसों तथा उत्सवों में तथा समुदाय के अन्य कार्यों में सक्रिय भाग लेता है। वह इन सब कार्यों एवं क्रियाओं के द्वारा कुछ न कुछ सीखता है और समुदाय के उन सब ढंगों का अपनाता है जिनको यह देखता है। वह इस प्रकार बालक के रहन सहन, बोलचाल, आदत आदि, विचार, स्वभाव, वेशभूषा, रुचि पर अप्रत्यक्ष रूप से समुदाय की छवि पड़ती है और वह वैसा ही बन जाता है जैसा कि समुदाय उससे बनाना चाहता है। समुदाय के आदर्श उसे प्रभावित करते हैं। समुदाय के लोग उसे मूल्यों एवं परंपराओं की ओर जानकारी देते हैं, इन्हें वह अपना लेता है। इस प्रकार वह मूल्य, परंपरा तथा संस्कार ही बालक को के विद्यालय प्रबंध के लिए सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम शिक्षा समिति देखें दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। इस समिति का अध्यक्ष ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। बेसिक विद्यालयों के छात्रों के 3 संरक्षक, जिसमें एक शिक्षक महिला होती है, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किए जाते हैं तथा ग्राम पंचायत में स्थित स्कूल हो तथा उनके अध्यापकों में ज्येष्ठतम सदस्य सचिव होता है। इस समिति के कार्य और उत्तरदायित्व निम्नलिखित। दोस्तों इसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, शिक्षक अभिभावक संघ, इसे भी देख लीजिएगा। अभी मातृ शिक्षक संघ, मातृ शिक्षक संघ दोस्तों मतलब यहाँ बच्चों की साफ सफाई, बच्चों साफ सुथरा हो गया विद्यालय है। ठीक है, विद्यालयों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने व उनकी समस्याओं का समाधान हेतु मातृ शिक्षक संघ का गठन किया गया है। यह एक नवाचार है जिसमें छात्रों की माताओं से भी किसी एक माँ को अध्यक्ष तथा विद्यालय में महिला शिक्षक संघ तो सचिव होती है और 5 सदस्य होते हैं जो छात्रों को माताएं होती हैं।
मात्र शिक्षक संघ के प्रमुख कार्य होते हैं बालिकाओं की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना, बालिकाओं की शिक्षा हेतु नामांकित कराना तथा ठहराव सुनिश्चित करना, बाल पोषण के निर्माण तथा वितरण में सक्रिय सहयोग करना। ठीक है। NPGEL के कार्यक्रमों का संचालन, मीना मंच का संचालन। ठीक। मीना मंच दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मीना मंच परियोजना का श्रेय उत्तर प्रदेश की परियोजना परिषद को जाता है। इसके द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया। मीना उस बालिका का प्रतीक है जो बालिका शिक्षा एवं बालिकाओं के अधिकारों के प्रति सचेतक के रूप में यूनिसेफ द्वारा विकसित चरित्र है। यह मीना नामक एनिमेशन फिल्म की नायिका है जिसका प्रदर्शन पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से किया जा रहा है। क्लब के रूप में संगठित 11 से 18 वर्ग आय वर्ग की बालिकाओं के समूह को मीना मंच नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में यह प्रदर्शित किया जाता है कि मीना को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी उसने विद्यालय में प्रवेश लिया और शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान समय में राज्य के प्रत्येक जिले में मीना मंच योजना संचालित की जा रही है। मीना मंच द्वारा विद्यालय वर्तमान समय में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता एवं चेतना हुई। ठीक है। मीना मंच के उद्देश्य देखेंगे दोस्तों। यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां सही या में विद्यालय में प्रवेश लें। यह सुनिश्चित करना कि में सहायता प्रदान करना कि लड़कियां प्रतिदिन विद्यालय जाएं। यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना कि लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर लें। ठीक है। लड़कियों में नेतृत्व और सहयोग की भावना विकसित करना, लड़कियों के अंदर शारीरिक परिवर्तन के प्रति जागरूकता पैदा करना, लड़कियों को आगे बढ़ने लिखने पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित करना। ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। ब्लॉक संसाधन केंद्र की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी न्याय पंचायत संसाधन, ये भी बहुत, खंड विकास अधिकारी की भूमिका, ये सब बहुत। डाइट मेंटर के कार्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। डाइट मेंटर क्या होते हैं? कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। कौन? डाइट मेंटर। विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात उसके समाधान हेतु उपयोग करते हैं। सपोर्टिव सुपरविजन करते हैं दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर देखिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब NCERT, इससे इम्पोर्टेंट दोस्तों। इसका स्थापना कब हुई? तो NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और क्या कहते हैं, NCERT के दोस्तों हम लोग कार्य देखते हैं। कार्य कई बार पूछा है। शिक्षा की समस्त शाखाओं में शोध, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों, आप लोग इसे देख लीजिए। शिक्षा की समस्त शाखाओं में शोध कार्य करना, सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षकों कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, मानक पाठ्य सामग्री पाठ्यपुस्तकों आदि का निर्माण करना, और क्या कहते हैं, शैक्षिक विषयों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन में सहयोग, मूल्यांकन से संबंध अध्ययनों अनुसंधानों तथा सर्वेक्षणों का आयोजन करना, आधुनिक शैक्षिक तकनीकों के प्रयोग का प्रचार प्रसार करना। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, हाँ, इसका प्रमुख कार्य शिक्षा में शोध करना तथा शिक्षकों शिक्षक प्रशिक्षकों शैक्षिक प्रशासकों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम गोष्ठियाँ और कार्यशालाओं का आयोजन करना। ठीक है। इस प्रकार के अंतर्गत संस्थान जो कुछ भी अद्यतन और नवीनतम है उसका शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकर्मियों में प्रचार प्रसार करना। इन उद्देश्यों ने देश में नवीन चिंतन शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान विभागों और प्रकोष्ठों के माध्यम से कार्य करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कौन कराता है दोस्तों? तो मनोविज्ञान शाला कराता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, हाँ दोस्तों, NCERT का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह SCERT की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1981 में। और NCERT की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1961 में। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए दिया हुआ है कि ये देखो दिया हुआ है, भारत सरकार की शैक्षिक नीति और सुझाव के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, इसके क्या कहते हैं, विभाग कुछ
प्रारंभिक शिक्षा विभाग, विज्ञान और गणित विभाग, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, मनोविज्ञान और परामर्श मनोविज्ञान शाला दोस्तों जो कि प्रयागराज में है। ठीक है, पहला देखेंगे राज्य शिक्षा संस्थान। राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रमों में एक रूपता लाने, शिक्षा को समसामयिक सापेक्ष बनाने तथा शिक्षण अधिगम में गुणवत्तापूर्ण संवर्धन लाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना 1964 में हुई। 1964 में इलाहाबाद में हुई। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1964 में राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना 1964 में इलाहाबाद में हुई। ठीक, आगे देखते हैं। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गणित और विज्ञान विभाग राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के रूप में इलाहाबाद में, मतलब दोस्तों अगर क्वेश्चन है कहाँ इसी तो आप लोग प्रयागराज लिखिएगा। ठीक है, उसका नाम बदल कर प्रयागराज हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य हिंदी संस्थान, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो वाराणसी में है। ठीक है, कहाँ है? वाराणसी में। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, ये भी कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद में है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान शाला, आचार्य नरेंद्र देव समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, आचार्य नरेंद्र देव समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुतियों के आलोक पर विद्यालयी बच्चों को मनोविज्ञान सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1947 में मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज में स्थापना की गई। ठीक है, इसे भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला का गौरव प्राप्त है। 5 से 20 वर्ष की आयु के छात्र छात्राओं के लिए शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन तथा उन्हें अपने विद्यालय, व्यावसायिक और सामाजिक परिवेश में संतोषजनक समायोजन का सहयोग प्रदान करना इस संस्था का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान, ठीक है, आगे देखते हैं। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों हम लोग वही पढ़ेंगे। हाँ, एनसीटीई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या लिखा है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसके अधीन कार्य योजनाओं में अध्यापक शिक्षक प्रणाली की सर्वथा दुरुस्त करने के पहले उपाय के रूप में सर्वाधिक दर्जे और अपेक्षित साधनों से युक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की कल्पना की गई। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को हुई है। ठीक है, ये देखिए लिखा है 17 अगस्त 1995 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद में तो 43 सदस्य होते हैं। कितने? 43। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य, तो अध्यापक शिक्षा के सभी विषयों पर सरकार को सलाह देना, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश, अवधि, पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करना, अध्यापक शिक्षा की संस्थाओं को प्रमाणित अप्रमाणित करना, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना, शिक्षक प्रशिक्षकों के परीक्षण का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो मुख्य विद्यालयी शिक्षा संस्थान की स्थापना 1989 में हुई दोस्तों। ये देखिए लिखा है 1989 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है न्यूपा। न्यूपा का फुल फॉर्म दोस्तों बहुत पूछता है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखो लिखा है भारत सरकार अगस्त सन 2006 में भारत सरकार उन्नयन करते हुए इसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएनपी कहाँ है दोस्तों? तो ये है इलाहाबाद में। ठीक है, और इसकी क्या लिखा है? इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के नाम से सन 1872 के आसपास हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, डाइट की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा निरक्षरता उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया कि जनपद स्तर पर डाइट की स्थापना की जाए। उक्त के आलोक में भारत सरकार की पहल और सहयोग के जनपदों में डाइट्स की स्थापना हुई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। डाइट के कार्य क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया दोस्तों। देखते हैं डाइट के कार्य, ठीक है। प्रशिक्षण देना दोस्तों, ट्रेनिंग देना किसको, सेवा पूर्व और सेवारत, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसाधन, समर्थन, सामग्री विकास, मूल्यांकन आदि का विकास करना, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आगे देखते हैं, कार्यक्रमों का आवश्यकता जनित होना, और क्या कहते हैं दोस्तों, शिक्षकों को निर्देशन में परामर्श देना, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शोध कार्य करना, ये सब डाइट के कार्य हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, डाइट के कितने विभाग है ये भी पूछता है दोस्तों। तो सेवारत विभाग, सेवा पूर्व विभाग, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, शैक्षिक तकनीकी विभाग, ठीक है, कार्य अनुभव विभाग, फिर उसके बाद जिला संसाधन इकाई विभाग, ठीक है, और उसके बाद है दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण या मूल्यांकन विभाग, और है दोस्तों नियोजन और प्रबंधन विभाग, ठीक है। तो आप लोग डाइट के कितने विभाग हैं ये याद कर लीजिएगा, 7 विभाग है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें आगे अब, ठीक, जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको आगे बता दिए हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1972 में बनाया गया, ठीक है दोस्तों। ये पूछता है, बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना करने और तत्संबंधित विषयों की व्यवस्था करने के लिए भारत गणराज्य के 23वें वर्ष में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक